हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, तो देखो क्लास 11 और अपन पढ़ रहे हैं बेटा सेल के बारे में। सेल यानी कि कोशिका। तो बेटा इसके अंतर्गत आज इस वीडियो में अपन तारककाय, क्या बता रहा हूँ बेटा, तारककाय। तारककाय को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। तारककाय की संरचना पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको इसकी स्थिति बताई जाएगी कि भाई आखिर कोशिका में तारककाय होता कहाँ पे है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। तारककाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता चुका हूँ आपको, सेंट्रोसोम। तो इसमें अपन बोलेंगे यह दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है। कौन? तारककाय। यह दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, और ये जो संरचनाएं हैं, बेलनाकार संरचनाएं, इनको तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। आपको क्या बताया बेटा मैंने कि तारककाय अथवा सेंट्रोसोम दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है और इन संरचनाओं को तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। अब आपको इसकी स्थिति बता रहा हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोशिका बना दी, ठीक है, ये कोशिका का मैंने केंद्रक बना दिया, है ना। तो कोशिका के केंद्रक के ठीक ऊपर तारक केंद्र उपस्थित होता है। ये लिख दिया बेटा मैंने, तारक केंद्र। और अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तारक केंद्र का निर्माण दो बेलनाकार संरचनाओं से होता है, तो वो बेटा इसके भीतर बना दी, है ना। और इसको तो अपन लिख देते हैं बेटा तारककाय, और इसके भीतर जो संरचनाएं उपस्थित हैं, इन संरचनाओं को अपन बोल देंगे बेटा तारक केंद्र। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि तारककाय में उपस्थित दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, जैसे एक तारक केंद्र ये रहा और दूसरा तारक केंद्र इस प्रकार से, मीन्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर है? अब आगे चलिए, देखो बेटा ये अब अपन पढ़ेंगे तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट। क्या लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे? तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो डायग्राम मैं आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूँ। देखो बेटा, ये तो मैंने तारक केंद्र या सेंट्रियोल की कला बना दी, इसको लिख दिया मैंने कला। बीचों बीच में ये जो प्रोटीन से बनी संरचना आपको दिख रही है, इसे धुरी या हब कहते हैं। ठीक है बेटा, और देखो यहाँ पर बेटा अपन को परिधीय सूत्र बनाने हैं। ठीक है, कितने परिधीय सूत्र बनेंगे? 9। जैसे कि मैंने आपके सामने एक परिधीय सूत्र बना दिया, है ना। ये दूसरा हो गया,
ये दूसरा परिधीय सूत्र, ये तीसरा परिधीय सूत्र हो गया, ये चौथा परिधीय सूत्र हो गया। ठीक है ना। ऐसे बेटा पांचवा, छठवा, सातवा, ये पांचवा बना देता हूं। ठीक है। उसके बाद में छठवा परिधीय सूत्र, उसके बाद में सातवां परिधीय सूत्र, और बेटा ये दो बन गए, आठवां परिधीय सूत्र, और ये हो गया बेटा नवा परिधीय सूत्र। ठीक है। और ये अपन को फिक्सली बनाने हैं, इनकी संख्या बिल्कुल फिक्स है, 8 और 9। ठीक है ना। परिधीय सूत्र, इनका नाम लिख देता हूं, परिधीय सूत्र। एक और बात आपको इसमें सीखनी है बेटा, देखो ये जो बीच में रचना, जिनके द्वारा बेटा ये परिधीय सूत्र धुरी से जुड़े हुए हैं, इन रचनाओं को अपन अर्य दंड कहते हैं, अर्य दंड कह देंगे। और बेटा दो तंतुवत संरचनाएं यहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा एक सेंट्रोसोम की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बना दिया। अब अपन इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे अपन तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट में, ध्यान से सुन लेना। प्रत्येक तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। सबसे पहली बात, बैलगाड़ी के पहिए के समान। सबसे पहली लैंग्वेज आपको ये लिखनी पड़ेगी कि प्रत्येक तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। तारक केंद्र संख्या में 9, ध्यान से सुनना। प्रत्येक तारक केंद्र संख्या में 9। आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या मैंने 9 बनाई है। संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित परिधीय सूत्रों से बना होता है। ये अपना पॉइंट नंबर दूसरा हो गया कि प्रत्येक तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय सूत्रों से बना होता है। प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक तर्क होता है। ये अपन को तीसरा स्टेप कहना है। प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक तर्क होता है। आपको मैं चित्र में भी बता चुका हूं बेटा। मान के चलिए ये एक परिधीय सूत्र है और आप देख सकते हैं कि इस एक परिधीय सूत्र का निर्माण 3 तंतुओं के संयोजन से हुआ है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक त्रिक होता है। ठीक है। आगे चलिए। ये त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं। ये त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं तथा एक और बात यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रही होगी, केंद्रीय भाग में क्या कहलाता है, प्रोटीन से बना होता है जिसे धुरी अथवा हब कहते हैं। इसमें ये 2 प्रोटीन तंतु हैं
और इनसे निकलने वाले अरीय दंड के द्वारा परिधीय सूत्र जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन क्या लिखेंगे, तारक केंद्र का भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है। तारक केंद्र का भीतरी भाग 2 प्रोटीन तंतुओं से बना होता है। तारक केंद्र का भीतरी भाग 2 प्रोटीन तंतुओं से बना होता है। इस भीतरी भाग को धुरी या हब कहते हैं। और बेटा एक लास्ट बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धुरी से निकला, चित्र में देख के आप कह सकते हैं, धुरी से निकला अरीय दंड परिधीय सूत्रों से जुड़ा रहता है। परिधीय सूत्रों से जुड़ा रहता है। तो यहाँ आके बेटा सेंट्रोसोम अथवा तारक केंद्र की पूरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है। एक बार ये चीज़ आप दोबारा से बोर्ड पे देख लीजिए बेटा। सबसे पहले तो मुझे कहना पड़ेगा कि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर तारककाय या सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्रत्येक तारककाय अथवा सेंट्रोसोम के अंतर्गत 2 लंबी बेलनाकार रचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। तारककाय में पाए जाने वाले दोनों सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। और उसके बाद अपन ने पढ़ी तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट। तो आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं कि तारक केंद्र की संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। प्रत्येक तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय सूत्रों से बना होता है। प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक त्रिक होता है। आगे सुन लीजिए बेटा कि ये त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं। तारक केंद्र का भीतरी भाग 2 प्रोटीन तंतुओं से बना होता है। इस केंद्रीय भाग को धुरी अथवा हब कहते हैं। लास्ट में आ जाइए, धुरी से निकला अरीय दंड, चाहे ऐसे बोल दो, धुरी से निकलने वाले अरीय दंड परिधीय सूत्रों से जुड़े रहते हैं। तो बेटा इस तरह तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट आपने खत्म कर ली। ठीक है, अब बेटा अपन को पढ़ना है तारककाय के कार्य। तो आप देख लो, बहुत सरल है। तारककाय का कार्य क्या काम बोलोगे? तारककाय कोशिका विभाजन के समय तारककाय टूटकर पुत्री तारककायों का निर्माण करता है, पुत्री तारककाय बनाता है। ठीक है, ये विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तथा विपरीत ध्रुव पर पहुंचकर निर्माण करते हैं किसका? निर्माण करते हैं तर्कु ध्रुवों का। और तर्कु ध्रुवों से विकास होता है तर्कु तंतुओं का। तो बेटा ये कोशिका विभाजन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। ये तारककाय का आपको काम लिखना पड़ेगा। एक बार मैं दोबारा से कह देता हूँ, तारककाय का क्या काम होता है?
ध्यान से देख लीजिए। तारककाय कोशिका विभाजन के समय टूटकर पुत्री तारककायों में बदल जाता है। आगे आप बोलेंगे पुत्री तारककाय विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तर्कु ध्रुव बनाते हैं और तर्कु ध्रुवों से तर्कु तंतुओं का विकास होने लगता है, जो कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। अब बेटा आज के इस वीडियो में अपन अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा। अपन को डिफरेंस पढ़ना है कशाभिका और पक्षमाभिका में, ठीक है। देखो इंटरनल स्ट्रक्चरली ये दोनों संरचनाएं एक समान होती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होते हैं और उन्हीं अंतरों को अपन इस प्रश्न में आपके सामने बता रहे हैं। देखिए, कशाभिकाएं कोशिका के एक सिरे पर पाई जाती हैं। लिख दिया मैंने, कोशिका के एक सिरे पर पाई जाती हैं। और बेटा यदि बात करूं मैं पक्षमाभिकाओं की, तो ये बेटा कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती हैं, एक प्रमुख अंतर। दूसरी बात पे आ जाइए, एक कोशिका में कशाभिकाओं की संख्या 2 से 4 होती है बस, यानी कि बहुत कम होती है, ठीक है बेटा। और यदि अब अपन बात करें पक्षमाभिका की, तो अपन बोलेंगे कि एक कोशिका के चारों ओर पक्षमाभिकाओं की संख्या 300 से 1400 होती है। ये अंतर नंबर दूसरा हो गया। नंबर 3 पे आइए बेटा, इनमें यानी कि कशाभिकाओं में लहर के समान गति पाई जाती है, जबकि पक्षमाभिकाएं घड़ी के पेंडुलम के समान गति करती हैं। नंबर 4 पे आ जाइए बेटा, इनकी गति स्वतंत्र होती है, मतलब किसी भी दिशा में कशाभिकाएं गति कर सकती हैं। और बेटा पक्षमाभिकाएं एक साथ गति करती हैं, एक ही दिशा में गति करती हैं, तो ये भी इनके अंतर्गत एक प्रमुख डिफरेंस हो गया। और यदि अपन लास्ट बात करें कशाभिका और पक्षमाभिकाओं में अंतर की, तो आप सुन लें, कशाभिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हिरण के सींगनुमा, ठीक है, और दूसरी होती है चाबुकनुमा। जबकि बेटा पक्षमाभिकाएं सभी एक ही प्रकार की होती हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, और इसी के साथ आपका ये पाठ कक्षा 11 का कोशिका वाला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अपन अगले वीडियो से कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।